नमस्कार, स्मार्ट स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री यूनिट के चैप्टर फसलों का वर्गीकरण के कंप्लीट चैप्टर को कवर करेंगे। वीडियो के अंत तक आपका चैप्टर कंप्लीट कवर हो जाएगा। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि फसलों का वर्गीकरण होता क्या है। फिर हम देखेंगे कि ऋतुओं, उनके आर्थिक उपयोग और उनके जीवन चक्र के हिसाब से फसलों को कैसे बांटा जाता है। इसके बाद हम कुछ खास मकसद वाली फसलों पर भी नजर डालेंगे और आखिर में कुछ बहुत जरूरी फैक्ट्स और नाम देखेंगे जो अक्सर एग्जाम्स में आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि आखिर हमें फसलों को क्लासिफाई करने की यानी बांटने की ज़रूरत ही क्यों है। इसका सीधा सा जवाब है कि इससे हमें पौधों के नेचर, उनकी ज़रूरतें और उनके अलग अलग इस्तेमाल को एक ऑर्गेनाइज तरीके से समझने में बहुत मदद मिलती है। मोटे तौर पे देखें तो हम फसलों को 4 तरीकों से बांट सकते हैं। पहला है ऋतुओं के आधार पर, दूसरा है उनके इकोनॉमिक यूज यानी आर्थिक उपयोग के आधार पर, तीसरा है उनके जीवन चक्र के हिसाब से और चौथा है कुछ खास कृषि उद्देश्यों के लिए। तो चलिए एक एक करके इन सबको जरा डिटेल में समझते हैं। चलिए सबसे पहले और सबसे कॉमन तरीके से शुरू करते हैं और वो है मौसम के आधार पर क्लासिफिकेशन। भारत में खेती के लिहाज से 3 मुख्य मौसम होते हैं और हम फसलों को उन्हीं के आधार पर बांटते हैं। सबसे पहले आती हैं रबी की फसलें। इनको आप सर्दियों की फसलें भी कह सकते हैं। इनकी बुवाई होती है अक्टूबर-नवंबर में, जब हल्की हल्की ठंड शुरू होती है, और कटाई होती है मार्च-अप्रैल के आसपास। इनके लिए एक बड़ा ही दिलचस्प पैटर्न है। उगने के लिए तो इन्हें चाहिए ठंड, पर पकने के लिए इन्हें चाहिए सूखा और गर्म मौसम। गेहूं, जौ, चना और सरसों इसके बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं। अब बारी है खरीफ फसलों की, जिन्हें हम मानसून की फसलें भी कहते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इनकी बुआई जून-जुलाई में मानसून के आने पर होती है और कटाई होती है सितंबर-अक्टूबर में। अब मजेदार बात यह है कि ये रबी से ठीक उल्टी हैं। इन्हें चाहिए खूब सारा पानी और ज्यादा तापमान। धान यानी चावल, बाजरा और कपास इसी कैटेगरी में आते हैं। और फिर इन दोनों के बीच में एक छोटा सा गैप आता है, गर्मियों का। इस गैप को भरती हैं जायद की फसलें। ये मार्च से जून के बीच यानी रबी और खरीफ के बीच के छोटे से गर्मी के मौसम में उगाई जाती हैं और ये बहुत तेजी से तैयार होती हैं। गर्मियों में मिलने वाले तरबूज, खरबूजा, खीरा और चारे वाली फसलें इसके बढ़िया उदाहरण हैं। तो मौसम के हिसाब से तो हमने समझ लिया। अब आते हैं दूसरे बड़े आधार पर, जो है आर्थिक उपयोग। मतलब हम किसी फसल को उगाते क्यों हैं, उससे हमें क्या कमर्शियल फायदा होता है और हम उसका इस्तेमाल किस काम के लिए करते हैं, ये भी जानना बहुत जरूरी है। इसमें सबसे पहले तो आती हैं हमारी अनाज वाली फसलें, मतलब सीरियल क्रॉप्स, जो हमारी रोटी, चावल हैं, मतलब एनर्जी का मेन सोर्स, जैसे गेहूं, चावल और मक्का। और फिर हैं दालें यानी पल्सेस, जो प्रोटीन का पावर हाउस हैं, जैसे चना, मूंग, अरहर। आसान भाषा में कहें तो एक से हमें एनर्जी मिलती है और दूसरा हमारी बॉडी को बनाता है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आती हैं तिलहन फसलें। नाम से ही साफ है, इनसे हम तेल निकालते हैं, जैसे सरसों, सूरजमुखी। और फिर आती हैं कैश क्रॉप्स यानी नगदी फसलें। अब इनमें एक बड़ा मजेदार फर्क है। इन्हें किसान खुद इस्तेमाल करने के लिए नहीं, बल्कि सीधा मार्केट में बेचकर पैसा कमाने के मकसद से उगाता है। गन्ना, कपास और तंबाकू इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। हमारे पास रेशे वाली फसलें भी हैं, जिनसे कपड़े, बोरियां, रस्सी ये सब बनता है। कपास और जूट इसके टॉप एग्जाम्पल्स हैं। फिर आती हैं मीठी मीठी फसलें यानी शक्कर वाली फसलें, जैसे गन्ना और चुकंदर, जिनसे चीनी और गुड़ बनता है। और आखिर में हैं बागवानी फसलें, जो बड़े बड़े बागानों में होती हैं, जैसे चाय, कॉफी और रबड़। चलिए अब तीसरे तरीके पर चलते हैं। यह है पौधे की उम्र के हिसाब से। मतलब एक पौधा बीज से लेकर दोबारा बीज बनाने तक अपना पूरा सफर कितने टाइम में पूरा करता है। इसमें 3 तरह की फसलें होती हैं। पहली, 1 वर्षीय फसलें यानी एनुअल्स, मतलब जो एक ही साल या एक ही मौसम में अपनी पूरी जिंदगी जी लेती हैं, जैसे धान और गेहूं। फिर आती हैं द्विवर्षीय फसलें यानी बायेनियल्स। ये थोड़ी अलग हैं। पहले साल सिर्फ बड़े होते हैं, उनकी ग्रोथ होती है, और दूसरे साल में जाकर ये बीज देते हैं, जैसे प्याज और चुकंदर। और आखिर में आती हैं बहुवर्षीय फसलें यानी पेरेनियल्स। ये तो सालों साल चलती हैं और हमें हर साल फल देती रहती हैं, जैसे आम
या सेब के पेड़। अब तक हमने जो देखा वो तो सामान्य फसलें थीं, पर कुछ फसलें ऐसी भी होती हैं जिन्हें हम किसी खास काम के लिए उगाते हैं। ये एक तरह से खेत के डॉक्टर या हेल्पर की तरह होती हैं, जो किसी खास प्रॉब्लम को सॉल्व करती हैं। यहाँ दो बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप हैं। पहला है कैच क्रॉप्स। मान लीजिए आपकी मेन फसल किसी वजह से खराब हो गई, अब खेत खाली पड़ा है, तो किसान क्या करेगा? वो फटाफट एक ऐसी फसल लगा देगा जो जल्दी तैयार हो जाए, ताकि उसका नुकसान कम हो सके। बस इसी को कहते हैं कैच क्रॉप, जैसे मूंग या तोरिया। और दूसरा है अंतर्वर्ती फसलें। इसका सीधा मतलब है मेन फसल की लाइनों के बीच में एक और फसल लगा देना, जैसे गेहूं के साथ सरसों। इससे एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है। इसी लिस्ट में और भी मददगार फसलें हैं, जैसे हरी खाद वाली फसलें। इनको उगाकर खेत में ही मिला दिया जाता है। ये जमीन के लिए एक तरह का नेचुरल टॉनिक हैं। ढैंचा और सनई इसके उदाहरण हैं। फिर हैं कवर फसलें, जो जमीन पर एक चादर की तरह बिछ जाती हैं और मिट्टी को बहने से रोकती हैं। और आखिर में हैं रक्षक फसलें। ये बॉडीगार्ड की तरह मेन फसल के चारों तरफ खड़ी रहती हैं और उसे तेज हवा या जानवरों से बचाती हैं, जैसे गन्ने के चारों तरफ अरहर लगाना। और अब आ गए हैं हम अपने आखिरी सेक्शन पर। यह हिस्सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। इसमें हम कुछ ज़रूरी फैक्ट्स और फसलों के साइंटिफिक नेम्स पर नज़र डालेंगे। ये स्लाइड खास तौर पे हरियाणा से जुड़ी है। देखिए, हरियाणा में करनाल को कहते हैं धान का कटोरा, क्योंकि यहाँ का बासमती चावल बहुत फेमस है। वहीं कपास को सफ़ेद सोना कहा जाता है और इसका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन सिरसा में होता है। साउथ वेस्ट के ज़िलों में बाजरा और सरसों जैसी फसलें ज़्यादा होती हैं, जिन्हें कम पानी चाहिए। और एक और मज़ेदार बात, सिरसा को ही हरियाणा का गेहूं का कटोरा भी कहते हैं। अब ज़रा इन वैज्ञानिक नामों पर ध्यान दीजिए। ये एग्जाम में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। गेहूं का नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम, धान का है ओराइजा सटाइवा, बाजरा का है पेनिसिटम ग्लोकम, सरसों का है ब्रासिका जंसिया और मक्का का है जिया मेज। इन नामों को याद करना बहुत जरूरी है। तो ये था फसलों के वर्गीकरण पर हमारा पूरा विश्लेषण। उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे कि कैसे अलग अलग आधारों पर हम फसलों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। आपको इस चैनल पर सभी चैप्टर्स ऐसे ही करवाए जाएंगे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।